अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं टेबल पर। और ये है कि महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम चली गई। जा उसकी चोटी घसीट कर ले आ तो बेटा। बहुत नाटक हो गया, ऐसी कामचोर बहू किसी को नहीं मिले। पुष्पा जी लगातार अपनी बहू रश्मि के ऊपर गुस्सा होते हुए बरबरा रही थी। रश्मि का पति निरंजन गुस्से से भरा होकर बाथरूम का दरवाजा पीटता है तो वहां अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर उल्टे पांव दौड़कर अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मी वो तो तेज तेज उल्टियाँ कर रही है, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर बाथरूम में उसकी पीठ सहला दो ना। ओह बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो कर रही है ना, कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज़्यादा फिक्र मत कर, टिफिन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पर जा। पहले ही बहुत देर हो गई है, बोनी बट्टे का समय हो गया है। निरंजन सिर झुकाए दुकान की ओर चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। निरंजन दुकान चला जाता है। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है और उल्टियाँ भी नहीं रुक रही। रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे रोटियाँ नहीं बनाई जाएगी। मुझे जाने क्या हो गया है, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। पुष्पा जी बोली, अरे बहू तू फालतू में बात का बतंगर क्यों बना रही है? कुछ नहीं हुआ है तुझे, गर्भ ठहरा है, तू माँ बनने वाली है और ये सब तो शादी के बाद होते रहता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से जा और रसोई में ढेर सारा काम पड़ा है उसे खत्म कर। और माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल है कि कभी काम से जी चुराया हो। रश्मि सोचने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को यह सुनकर रश्मि के चेहरे पर खुशी आती है, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो उसका बहुत हो रहा था कि थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करते हुए ही अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या चाहे वो माँ बनने वाली हो। आराम तो उसकी किस्मत में है ही नहीं। रश्मि रसोई का काम जल्दी जल्दी निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लगती है, पर उसका रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने का मन था। वो डब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है। तभी सासू माँ बोली, 2 रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है जो नमकीन पर टूट रही है? नमकीन मेहमानों के लिए रखी हुई है, चुपचाप डब्बा रख और जो मिल रहा है उसे खा ले। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है तू। रश्मि मन महसूस कर रह जाती है और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो खाई नहीं जा रही थी। पुष्पा जी रश्मि को और 10 काम बताकर खुद आराम करने चली जाती हैं। वो अपनी सास के कमरे में जाकर रश्मि कहती है, मम्मी जी एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी जरूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैंने भी तो बच्चे जने हैं। एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी मैं। सब पैसा लूटने के चोचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना डॉक्टर को। रश्मि की सास ने फिर कहा। रश्मि निरंजन को फ़ोन पर ये खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। निरंजन शाम को गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर पुष्पा जी घर में तूफान मचा देती हैं गोलगप्पे देखकर। फिर वो बोली, कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज़ नहीं लाया और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ लाया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया है और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। निरंजन चुप हो जाता है। वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। रश्मि को 3रा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। 3रे महीने में निरंजन उसका चेकअप भी करवा कर लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी। वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने रश्मि को आराम करने को बोला था, पर पुष्पा जी के गले ये बात नहीं उतर रही थी। दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती है बहू, फिर कैसी कमजोरी तेरे शरीर में? मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिन्नी की तरह काम करती थी। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को चक्कर घिन्नी की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खूब जानती हूँ मैं तेरे नखरे। देख रश्मि,
तू गर्भ से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है, इसलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे दे। बस इसीलिए तो तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या हर बात में निरंजन को घसीट लेती है? बच्चा तुझे पैदा करना है या निरंजन को? उसे तो दुकान पर काम करने दे, 2 पैसे कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटी मिलेगी खाने को। रश्मि भी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती और निरंजन भी माँ के आगे डरा सहमा रहता है। एक दिन रश्मि सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी सलाद को, तो सास ने हाथ रोक दिया उसका और कहा, सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएगी क्या? रश्मि बोली, मम्मी जी अब मुझे 6ठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ नहीं खा पाती थी, पर अब मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। यह सुनकर पुष्पा जी फिर से गुस्सा हो जाती हैं और रश्मि को बोली, ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती है तू? हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने थे, तुम लोगों के तो बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नजर दौड़ाती हैं। ओह, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। यह सब छोड़, पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? रश्मि हर बहू का कर्तव्य होता है कि वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे, पर मैं आजकल देख रही हूँ कि तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है तेरा। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है, सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। यह कहकर पुष्पा जी पाँव पसार कर सोफे पर बैठ जाती हैं। रश्मि का वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह रश्मि के अंदर फुर्ती भी नहीं थी कि वह काम कर पाए। गर्भावस्था में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है और सास है कि 2 घड़ी आराम करने नहीं देती थी। वो तो बस चाहती थी कि बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम कहते ही कर जाए। पर रश्मि कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक तो जाती ही थी, उस पर दिन भर सास के ताने, उलाहने, शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे थे। अपने पति निरंजन को कुछ कहती, पर निरंजन अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो तो बस कमरे के अंदर ही रश्मि का साथ दे पाता था। रश्मि को अब 7वां महीना लग गया था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी, रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आँख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो पुष्पा जी उसे रोज देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती थी। उनकी यही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से सारा काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। निरंजन भी अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था। माँ जैसा बोलती बस वो भी सुनते रहता। एक दिन रश्मि की सुबह नींद नहीं खुली और पुष्पा जी दरवाज़ा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बहू जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के लिए बैठे हैं। उस दिन रश्मि में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने कहा, मम्मी जी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान आ रही है, रात भर नींद भी नहीं आई, आज आप ही चाय बना लीजिए। यह सुनते ही पुष्पा जी भड़क गईं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी? और ये सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर अच्छा काम न करने का बहाना बनाया है तूने। रश्मि बोली, मम्मी जी ये बच्चा अकेले मेरा नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और ये आपका खानदान का अंश है, आपका अंश है, तो आप सबको भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। ये बच्चा आपका भी तो कहलाएगा, तो आप सबका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं वो मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है तो आप उसे भी मना नहीं कर देती हैं।
ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा। माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर ये क्या ज़रूरी है कि जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भुगते उन सबका एहसास आप मुझे भी करवाएं। मैंने तो आपको वो सारे कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही सज़ा क्यों भुगतूं, जबकि मेरा तो कोई दोष भी नहीं है। फिर अपने पति निरंजन की तरफ देखकर बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वह एक अकेला काफ़ी होता है जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी तो है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो। आप अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत गलत बात है। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है। आपको पता भी नहीं है कि जब पति पत्नी की फिक्र करता है, तब उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे ही दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही तो पत्नी ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था। मुझे लगा था कि आप मेरा हमेशा साथ देंगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही निरंजन की आंखें झुक जाती हैं। वो रश्मि के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो ये मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देंगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने उलाहने ही क्यों आते हैं। वो हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है ताकि परिवार एकजुट बना रहे। पर जब वो कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। उससे सब उम्मीद करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे, पर जब उसे उम्मीद होती है कि सब उसका ध्यान रखें तो उसकी उम्मीद टूट क्यों जाती है। बहू और पत्नी तो जीवन भर ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो गर्भवती होती है तभी तो वो उम्मीद रखती है ना कि उसका ध्यान रखा जाए। कुछ ही महीनों की तो बात होती है। अगर इन महीनों में उसे आराम और सही देखभाल मिल जाती है तो वो जीवन भर ससुराल वालों का गुणगान करती रहती है, और इन्हीं महीनों में उसे दोहरी तकलीफें झेलनी पड़े तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा के लिए करवाहट भर रहती है। मम्मी जी, आप हमेशा मुझे ताने देती हैं, लेकिन कभी मेरा साथ नहीं देती। पुष्पा जी और निरंजन के पास रश्मि के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। रश्मि, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सास हूँ ना जो मैंने सहा था, मैं भी तो तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर ये गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी करवाहटें मन में हैं और वो करवाहटें मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा रश्मि बेटा, मैं भी बराबर तुम्हारी मदद करूंगी। पुष्पा जी ने रश्मि को कहा, निरंजन तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। ये गर्भवती है और ये बच्चा सिर्फ बहू का नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। यह कहकर पुष्पा जी रसोई में चाय बनाने चली गईं। दोस्तों, गर्भवती पत्नी और बहू का ध्यान रखना हर पति और सास की जिम्मेदारी होता है। बच्चा होते ही सब उस पर हक जताते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबको मिलकर लेनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।